अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 31 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है क्रिएटिंग क्वालिटी एट स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ वो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। वो किस तरीके से आप ले सकते हैं ये वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 होगा द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम विद फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड हमारा टॉपिक होगा द फंक्शनल स्ट्रक्चर सेपरेट्स एम्प्लॉय फ्रॉम कस्टमर्स। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा द फंक्शनल स्ट्रक्चर इनहिबिट्स प्रोसेस इंप्रूवमेंट। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा फोकस ऑन प्रोसेसेस। और उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द बेलग्रीज अवार्ड। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा ये कि हम मोटिवेट होंगे और मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर ले आएंगे। तो आइए आज के अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 31 है। तो लेक्चर नंबर 31 में ये मैंने आपके लिए येलो हाईलाइट कर दिया है कि पूरे टेक्स्ट को मैं रीड करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ आपके लिए कि येलो हाईलाइट कर देता हूँ। येलो हाईलाइट का मतलब ये है कि इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद जो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में होता है और उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जिसको आपको ड्रिल डाउन करना पड़ता है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या उसमें क्या बात की जा रही है उसको समझने के लिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल आपके लिए इस तरीके से स्टिकी नोट्स लगा के और यहाँ पे उसकी इजी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बता दिया है कि येलो हाईलाइट का क्या मतलब है और ये मैसेज का साइन आ रहा है इसका क्या मतलब है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन 1950 डेमिंग ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर ऑन अ ब्लैक बोर्ड फॉर अ हैंडफुल ऑफ जैपनीज एग्जीक्यूटिव। 1950 के अंदर डेमिंग जो थे ये कि एक क्वालिटी गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक पिक्चर बनाई ब्लैक बोर्ड के ऊपर। जैपनीज़ एग्जीक्यूटिव को ये ट्रेनिंग दे रहे थे क्वालिटी से रिलेटेड। तो इन्होंने ये एक पिक्चर बनाई। उस पिक्चर में क्या था कि सप्लायर्स थे, सप्लायर्स के बाद इनपुट था, इनपुट के बाद आउटपुट था और आउटपुट के बाद कस्टमर था। अब इनपुट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस थे उन्होंने बताया कि इनपुट और आउटपुट्स के दरमियान जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद वो आउटपुट निकली। उस आउटपुट, जाहिर सी बात है जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर घर पे ख़वातीन हैं वो कपड़े सी रही हैं, स्टिच कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं एक डिज़ाइन बनाती हैं, उस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको स्टिच करती हैं। अब वो स्टिच करके जब वो आउटपुट पे पहुंची तो उनकी मतलब की सिलाई नहीं हुई या स्टिचिंग वहाँ पे ख़राब हो गई, तो फिर वो क्या करती हैं स्टिचिंग को दोबारा से खोलती हैं, उसको रीडिज़ाइन करती हैं एंड देन फिर करती हैं। इसी तरीके से प्रोसेसेस में होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर आउटपुट सही आ गई तो आप कस्टमर तक दे देते हैं, वरना क्या होता है कि आप कस्टमर रिसर्च करते हैं कि भाई कस्टमर के क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए। अब जैसे ख़वातीन स्टिचिंग करती हैं तो उससे पहले वो क्या करती हैं, वो डिज़ाइंस वगैरह देखती हैं, वो बाहर लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं या ड्रामे वगैरह आ रहे होते हैं या मूवीज़ आ रही होती हैं। उसमें ज़्यादातर ड्रामा से फोकस होता है क्योंकि ड्रामा पे जिस तरीके से ख़वातीन कपड़े वगैरह पहन रही होती हैं तो उनसे इंस्पायर होकर लड़कियां जो हैं वो कपड़े पहनती हैं। तो कंज्यूमर रिसर्च वो कहलाती है। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है कि किस तरीके से उसको बनाना है एंड देन एट द एंड कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैनी पीपल सी दिस अ सिंपली डायग्राम ऑफ अ टिपिकल प्रोडक्शन और ऑपरेशन सिस्टम दैट इज लिंक टू कस्टमर एंड सप्लाइज। बहुत ज़्यादा लोग या आप भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो भी इस डायग्राम को इस तरीके से देख रहे होंगे कि बस ये एक डायग्राम, एक सिंपल सा प्रोडक्शन का प्रोसेस है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको इनपुट डालते हैं, डिज़ाइन और रीडिज़ाइन करते हैं और आउटपुट करके कस्टमर तक भेज देते हैं। लेकिन जो विजनरीज पीपल होते हैं वो इसको क्या देखते हैं कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, ये पूरा एक स्टैंडर्ड है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है और एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। अब इस डायग्राम की डेप्थ में जब हम आगे अगले टॉपिक में डेप्थ में जाएंगे तो हमें इस डायग्राम को मजीद समझ में आ जाएगा। द फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। इन द फंक्शन स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू फंक्शन सच एज ऑपरेशन, मार्केटिंग, MIS एंड मेंटेनेंस, ईच ऑफ विच इज हेडेड बाय मैनेजर। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, जो कि आपने सुना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं कि वो अपने फंक्शन की बेसिस पे काम कर रही होती हैं। अब फंक्शन से यहाँ से मुराद क्या है कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको हम मैनेजर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे करती है कि कम्युनिकेशन डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करती है। ठीक है, वर्टिकली मूव करती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। मैनेजर जो हेड होता है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो नीचे जो है कस्टमर, फिर नीचे असिस्टेंट मैनेजर के पास आती है, फिर एग्जीक्यूटिव के पास आती है और फिर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो मूव हो रही होती है। और यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल इन्फॉर्मेशन मूव नहीं हो रही होती। हॉरिजेंटल से मुराद क्या है, एक वर्कर दूसरे वर्कर को सिखा रहा है, दूसरा वर्कर तीसरे वर्कर को सिखा रहा है। तो हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइजेशन में
मूव नहीं हो रही होती कम्युनिकेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मूव हो रही होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर चेंज ऑफ कमांड एंड अलाउ पीपल टू स्पेशलाइज इन द एस्पेक्ट ऑफ द वर्क विच दे आर बेस्ट सूटेड। फंक्शनल प्रोसेसेस में क्या होता है कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एक बंदा अगर मेंटेनेंस का एक्सपर्ट है, उसको मशीन्स वगैरह बनानी आती हैं, उसको इलेक्ट्रिकल काम आता है, उसको मशीन्स को रिपेयरिंग का काम आता है, तो उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। एक बंदा मार्केटिंग पढ़ के आया है, वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है। तो एज पर फंक्शन बंदों को एलोकेट किया जाता है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर या इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ? अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि यार फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये पॉपुलर बहुत है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी सर्विसेज कस्टमर को देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फंक्शनल अप्रोच स्ट्रक्चर की ज़्यादातर अप्रोच क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कि मेंटेनेंस का बंदा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहे, ऑपरेशंस का बंदा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में रहे, मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहे। डिपार्टमेंट वाइज तो आपने बंदों को उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मूव कर दिया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छी हो गई कि बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट करेक्ट पर्सन फॉर द करेक्ट जॉब एज फॉर इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एजुकेशन, तो वहाँ पे आपने एलोकेट कर दिया, लेकिन वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए आप कैसे फॉलो करेंगे? तो उसके लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, उनको अप्लीकेबल करना होता है। तो ये एक अलग से काम हो रहा होता है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं। अब अगला यहाँ पर है द फंक्शनल स्ट्रक्चर सेपरेट एम्प्लॉय फ्रॉम कस्टमर। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो एम्प्लॉयज़ को कस्टमर से बिल्कुल अलग कर देता है। किस तरीके से, इसकी हम डिटेल यहाँ पे देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। फंक्शनल ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज ऑफन डोंट इंटरेक्ट विद कस्टमर और सी हाउ देयर वर्क इम्पैक्ट द ओवरऑल प्रोडक्ट और सर्विसेज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि एक बंदा, एक मिसाल ले लें कि एक बंदा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिज़्ज़ा बना रहा है, वो कुक है। अब वो ऊपर किचन में खड़े होकर वो पिज़्ज़ा बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है, और नीचे लोग उसको डिलीवर करते रहते हैं। अब उस पिज़्ज़ा बनाने वाले के पास कभी भी कस्टमर का फीडबैक पहुंचता ही नहीं है, या कभी वो कस्टमर से मिलता ही नहीं है जो कस्टमर उसको डायरेक्टली बताए कि भाई इसमें मिर्चें कम हैं, या ये आपने सही नहीं बनाया, ये चीज़ ही ज़्यादा हो गया, इसमें आपने अनियन ज़्यादा डाल दिए, इसमें मशरूम ज़्यादा डाल दिए। तो उससे कभी बात ही नहीं हो रही होती, तो इस तरीके का मसला आ होता है। अब इस कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से उसको क्या होता है कि वो उसको लगता है यार मेरी जॉब जो है ना बहुत स्मॉल सी है, मैं पका रहा हूँ, वो आइसोलेटेड हो जाता है। उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि भाई ये मेरी जॉब, बस मेरा इतना काम है कि मैं पिज़्ज़ा बना दूँ, अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है इसका कोई मसला नहीं है। तो इसकी मोटिवेशन भी मर जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि लो क्वालिटी वर्क आता है। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। इमेजिन करें कि आप एक कंपनी में जहाँ पर आपको सिर्फ एक टास्क दे दिया गया है कि आपने सिर्फ डेटा एंटर करना है, और आप कभी देख ही नहीं पा रहे कि वो फाइनली डेटा जाके किसी को क्या मसला कर रहा है। एक मिसाल ले लें कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप मेडिसिन के नाम लिख रहे हैं, मेडिसिन के नाम लिख रहे हैं, उनकी पावर लिख रहे हैं। अब 5 mg की जगह आपने 10 mg कर दिया, और वो नींद की दवाई है। अब आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो बैठ के इंटर कर रहे हैं, अब आपको क्या पता कि ये नींद की दवाई है, कौन सी दवाई है। आपने उसकी पावर डबल कर दी, तो जो बंदा वो खाएगा उसका क्या हाल होगा। और अगर आपका कॉन्टैक्ट हो उस बंदे से जिस पर्सन के पास डायरेक्टली ये मेडिसिन जा रही है, ठीक है, आपने डेटा एंट्री किया, आपने मेडिसिन उठाई और उस बंदे को ले जाके दी, तो जब आप मेडिसिन उठाएंगे और कस्टमर को देंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो नींद की गोली है, और ये बुजुर्ग हैं, और अगर डबल पावर हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे, और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं कि आपको एक इंजन के अंदर, जैसे कि एक इंजन होता है उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो कोक लगे हुए होते हैं, आपस में चेन्स पुलीज लगी हुई होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ काम कर रही होती हैं। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन स्ट्रक्चर में आपको बस ऐसा कोक फिट कर दिया जाता है एक इंजन में, बस आप घूम रहे हैं तो आपकी वजह से कोई और पार्ट घूम रहा है, अगर पीछे वाला पार्ट हट जाएगा तो आप भी नहीं घूम पाएंगे। तो बस एक कोक होता है जिसकी अहमियत तो होती है, लेकिन बस वो घूमता रहता है वहाँ पर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आप खुद देख लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट के होते हैं, फिर उनके मैनेजर होते हैं, फिर नीचे हायरार्की इस तरीके से चल रही होती है। वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर इनहिबिट प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अभी हमने क्या पता कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक वर्कर है उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता कस्टमर से। अब यहाँ पर प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी नहीं करने देता फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नो सिंगल यूनिट कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस लीडिंग टू डिस्कनेक्ट एफर्ट। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि कोई सिंगल यूनिट ऐसा नहीं होता जो कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्कनेक्टिंग एफर्ट होती है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इंजीनियर माइट डिज़ाइन अ प्रोडक्ट फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस वाइल अनदर ग्रुप हैज़ टू डिज़ाइन इट मैन्युफैक्चरिंग कॉजिंग इनएफिशिएंसीज एंड वेस्ट।
अब एक मिसाल ले लें कि एक इंजीनियर है वो पूरा प्रोडक्ट बना रहा है। एक मिसाल ले लें कि एक इंजीनियर है वो टायर बना रहा है। उस टायर के अंदर ट्यूब भी लगेगी, उसका एल्युमिनियम का रिम भी लगेगा, उसके ऊपर वॉल्व भी लगेगा, उसके अंदर एयर भी डलेगी, सारी चीज़ें होंगी। जब एक इंजीनियर वो टायर बना रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसमें देखेगा कि यार इसमें ट्यूब अच्छी लगे ताकि बार बार पंचर ना हो, ट्यूब की क्वालिटी अच्छी हो, इसमें एयर का प्रेशर कितना रहना है, इसके रिम कैसे होने चाहिए, कितना गाड़ी का वेट आएगा, कौन सी गाड़ी में ये लगेगा। तो इंजीनियर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा और उसका फोकस क्या होगा कि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और दूसरा ग्रुप जो है अब फंक्शनल प्रोसेस के अंदर आ गया। एक बंदे ने जो है सिर्फ एल्युमिनियम का रिम बनाना है, एक बंदे ने सिर्फ ट्यूब बनानी है, एक बंदे ने सिर्फ वॉल बनाना है, एक बंदे ने सिर्फ हवा डालनी है। अब ये जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस अलग अलग हो गए ना, इनकी वजह से क्या हो गया कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मुश्किल हो गई। अब 4 बंदों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस बंदे ने इसमें एयर डालनी है उसने एयर कम डाल दी। अब आप बताएं जो पीछे 4 लोगों ने काम किया था उनकी एफर्ट तो बिल्कुल बेकार चली गई, क्योंकि एक बंदा जो है वो उस प्रोसेस में सही काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये मसले मसाइल हो रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं फोकस ऑन प्रोसेसेस। अब प्रोसेस इज हाउ वर्क इज डन टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर द कस्टमर। प्रोसेस क्या मतलब होता है कि किस तरीके से एक काम किया जा रहा है। जैसे आप स्टिच कर रही हैं तो कितने अच्छे तरीके से आप स्टिच कर रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ड्रेस आपका बन के तैयार होगा। लाइक फुलफिलिंग ऑर्डर, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, ईच प्रोसेस हैज़ अ ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड इम्प्रूवमेंट। हर प्रोसेस की उसके ऊपर ऑनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से काम करे। जैसे कि हमने टायर की एग्जांपल ली थी, तो हर प्रोसेस ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना प्रोसेस अच्छे से करे। जो टायर बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से टायर बनाए, जो ट्यूब बना रहा है उसकी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से ट्यूब बनाए, जो एल्युमिनियम का रिम बना रहा है उसकी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से ट्यूब बनाए। उसके बाद रिम जो उसका वॉल्व बना रहा है उसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉल्व बनाए। और जो एयर डाल रहा है, अब इसमें सबसे आसान काम आपको लगेगा जो बंदा वॉल्व बना रहा है और जो बंदा एयर डाल रहा है। अगर जो बंदा वॉल्व बना रहा है जिसके अंदर जिसने एयर को रोकना है, अगर वो वॉल्व ही सही नहीं हुआ, वो वॉल्व गलत बन गया और एयर सारी निकल गई, तो फिर पीछे वालों की एफर्ट पूरी ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल देते हैं। द हेड शेफ इज़ द प्रोसेस ओनर फॉर द किचन। दे इंश्योर दैट मील आर प्रिपेयर्ड एफिशिएंटली एंड टेस्ट ग्रेड, ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस टू कीप द कस्टमर हैप्पी। एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें कि एक रेस्टोरेंट ओनर ने रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना दिया, वहाँ एसी लगा दिया, टीवी लगा दिया, चेयर्स बहुत अच्छी लगा दी, वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी कर दी, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, अच्छे फूल रखे हैं, अच्छा स्टाफ है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन किचन में जो शेफ़ काम कर रहा है वो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो टेस्टी खाना नहीं बना रहा, तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। तो क्या होता है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो है वो मेन की होता है। हर बंदे को अपना प्रोसेस इम्प्रूव करते जाना है और अच्छे से काम करना है, उसमें जो है अच्छे तरीके से चीज़ें चलेंगी। अब प्रोसेस विसेस फंक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसेसेस में क्या होता है। फंक्शनल प्रोसेसेस में क्या होता है कि सीईओ होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनके नीचे मैनेजर्स वगैरह होते हैं। ये फंक्शनल फोकस चल रहा है। प्रोसेस फोकस में क्या होता है, प्रोसेस ए होता है, प्रोसेस बी होता है, प्रोसेस सी होता है, प्रोसेस डी होता है, तमाम प्रोसेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हो रहे होते हैं। क्रिएट अ टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ मुराद क्या है, एज मोर कंपनी एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन, दे आर स्ट्रक्चरिंग द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल टीम, ईच ऑफ विच हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट इंप्रूव वन ऑर्गेनाइजेशन कोर प्रोसेस। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में टीम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। टीम्स में क्या होता है कि एक बंदा ऑपरेशन से ले लेते हैं, एक बंदा जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, एक बंदा जो है वो मटेरियल डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, एक बंदा क्वालिटी डिपार्टमेंट से ले लेते हैं। इस तरीके से एक क्रॉस फंक्शनल टीम बन जाती है। वो टीम पूरी मिल के एक प्रोडक्ट पर काम कर रही होती है, उसको चेक कर रही होती है। तो क्वालिटी वाला बताता है नहीं यार यहाँ पे क्वालिटी ख़राब है, मार्केटिंग वाला बनाता है नहीं यार यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की शेप ख़राब हो गई, ये कस्टमर नहीं लेगा, मटेरियल वाला बंदा बनाता है नहीं यार ये मटेरियल ख़राब है। तो हर किसी की स्पेशलाइजेशन यूज़ हो रही होती है। और क्रॉस फंक्शनल टीम के ऊपर, क्रॉस फंक्शनल टीम जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है या आपसे सवाल भी आ सकता है कि टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है। तो हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एक एक दो लोग उठा के जो एक टीम बनाई जाती है उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। जिसके अंदर एक और इजीली एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ये एक टीम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी है, क्वालिटी डिपार्टमेंट भी है, मटेरियल स्टोरेज डिपार्टमेंट भी है। तो ये पांचों डिपार्टमेंट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके एक टीम जो बनाई जाएगी इसको हम क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि सेफ्टी टीम जो है उसमें सेफ्टी टीम के लोग होंगे, उसके बाद जो है सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इनोवेशन होंगे। तो ये तमाम सेफ्टी, इनोवेशन, क्वालिटी, सेफ्टी और काउंसिल, ये तमाम लोगों को मिला के एक कोर टीम बनाई जाएगी जो कि प्रोसेसेस को देखेगी और उनको टीम बेस करेगी। टीम बेस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होता है,
अब आप हर जगह देख रहे थे कि उसमें क्या होता था कि ऊपर प्रेसिडेंट आता था और सीईओ आता था, उसके नीचे मैनेजर। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कस्टमर्स की ये टीम बनी हुई होंगी, ये सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज होंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी होगी और सीईओ होंगे। ये क्या होगा कि एक तो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलता है, यानी कि सीईओ से नीचे लेवल तक, वर्कर लेवल तक काम जाता है। अब ये क्या हो रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। अपवर्ड से मुराद क्या है, कस्टमर से, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन चल रही है। इस पिक्चर को आप उल्टा कर लें तो वहाँ से कम्युनिकेशन चल रही है, यानी कि कस्टमर से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन चल रही है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द बेलग्रेड अवार्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द बेलग्रेड अवार्ड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्टिंग टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल इनटू ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। बेलग्रेड अवार्ड क्या है कि मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, जैसे आपने ऑस्कर अवार्ड का नाम सुना होगा, लक्स अवार्ड का नाम सुना होगा, ऐसे इस तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं जो एक्टर्स वगैरह को दिए जाते हैं। इसी तरीके से क्वालिटी सिस्टम के अंदर अवार्ड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ पूरी दुनिया में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही होती हैं उनको अवार्ड्स दे रही होती हैं। तो इसी तरीके से एक बेलग्रेड अवार्ड है, एक इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन स्टैंडर्ड है, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन बीट करती हैं क्वालिटी के हिसाब से उनको ये अवार्ड मिलता है। अब ये प्रिंसिपल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ये एम्फसाइज करता है क्वालिटी एंड operational performance should be central to company strategy, ensuring that improvement and learning are aligned with long term goals. The strategic planning category evaluates how company plan for the future, manage risk and align short term action with long term objective. This integration consistent improvement and competitive advantage, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है, उसके कस्टमर उससे हैप्पी हैं या नहीं है, उसके प्रोडक्ट रिलायबल हैं या नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, आज अगर किसी चीज़ के ऊपर मेड इन जापान लिखा होता है तो आप वो ले लेते हैं, भले वो एक्सपेंसिव मिल रही हो आपको, लेकिन आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं क्योंकि आपको पता है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये पैसे वसूल हो जाएंगे हमारे। जैसे कि एक एग्जांपल भी दी जाती है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, यानी कि आप एक महंगी चीज़ एक दफ़ा ले लें, आपको परेशानी होगी, आपका बजट थोड़ा कंस्ट्रेन होगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप ये चीज़ ले लेंगे तो आपको बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। Think of a tech company that develop a strategic plan to improve customer satisfaction by aligning software development processes with customer feedback. एक टेक कंपनी की एग्जांपल ले लें जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बताता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अब वो क्या करते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं, यानी कि उन्होंने एक फॉर्म बना दिया, कस्टमर अपना नाम लिखता है, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखता है और वहाँ पे फीडबैक देता है कि इसकी ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी थी, उसके हिसाब से ये हो रहा होता है। ये प्लान इंश्योर करता है कि हर अपडेट जो है उसकी बेसिस पे, अब एक कार बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस टेक कंपनी से ज्वाइन किया कि हम ये कार्स बनाते हैं, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप इसके लिए कस्टमर फीडबैक फॉर्म बनाएं। वो कस्टमर फीडबैक बना के अपने सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर देते हैं और वो उन लोगों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस देते हैं जिन्होंने नई नई वो कार खरीदी है। फिर वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस फीडबैक फॉर्म को भर देते हैं और ये फीडबैक फॉर्म उस कार कंपनी के पास पहुंच जाता है और कार कंपनी उस फीडबैक को देखती है कि यार लोगों को हमारी गाड़ी के अंदर जो है वो लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही, तो वो लाइट्स को इम्प्रूव कर देते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव होता जाता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छा करते हैं और जो अवार्ड का क्राइटेरिया है बेलग्रेड अवार्ड का वो मीट कर लेते हैं तो उनको ये अवार्ड मिल जाता है। तो ये थी डिटेल गाइस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पीछे हमने मिड टर्म के लेक्चर्स में मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स कवर किए हैं, लेकिन ये बेलग्रेड अवार्ड जो है मैंने नोटिस किया है कि हैंडआउट्स के अंदर बार बार आता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। ईमेल आप सिंपली सेंड कर दें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें जो एडमिन है उनको मैसेज कर दें, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसमें आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम इस वीडियो को मज़ीद स्टूडेंट तक सेंड करेंगे, क्योंकि जब आप कमेंट और लाइक करेंगे तो वीडियो इंगेजिंग है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा मैसेज जाएगा और मज़ीद स्टूडेंट तक वीडियो जाएगी, उससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।